सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग संस्कार व्याकरण से चैप्टर 2 वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और भाग नहीं हो सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। जब भी कोई बोलता है तब मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। जब हम मुख से कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है और उसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। जैसे सभी पशु पक्षी अपनी अपनी ध्वनि में अपनी अपनी आवाज़ में बोलते हैं। क्या आप पशु पक्षियों के मुख से जो पशु पक्षी हैं उनके मुख से निकली ध्वनि का अर्थ समझते हैं? नहीं ना। सभी पशु अब केवल एक दो प्रकार की ही ध्वनि निकालते हैं, मतलब एक दो प्रकार की ध्वनि या एक दो ही प्रकार की आवाज़ में बोल पाते हैं। इसलिए मानव ने इनके मुख से निकलने वाली ध्वनि को नाम दिया है। जैसे कौवा, क्या नाम दे दिया उसको कि वो काँव काँव करके बोलता है। गाय रवाती है, हाथी चिंघाड़ता है, शेर दहाड़ता है, इसलिए उनकी आवाज़ को एक नाम दे दिया है। लेकिन उनकी जो आवाज़ होती है उनका ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक ध्वनि होती है। तो ऐसी जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें व्याकरण में कोई स्थान नहीं होता है, मतलब उन्हें उनका जो व्याकरण में कोई महत्व तो नहीं होता है। केवल सार्थक ध्वनि समूह को ही व्याकरण में स्थान मिल पाता है। मतलब वो ध्वनियाँ जो हमारे मुंह से निकलती हैं जिनका कोई एक न एक अर्थ होता है वह सार्थक ध्वनि होती है। सार्थक ध्वनि का कोई अर्थ होता है उसे हम वर्ण कहते हैं। उन्हें और ऐसी ध्वनियों को व्याकरण में स्थान दिया जाता है या उनका महत्व होता है। इसके बाद जब भी हम किसी वस्तु का नाम लेते हैं उसकी आकृति हमारे मस्तिष्क में आ जाती है। जैसे हमने सोचा पेंसिल, तो हम मेरे माइंड में आ जाती है कि पेंसिल का साइज कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है। वस्तु की सार्थक ध्वनियों से हम उसे जान पाते हैं और उस वस्तु का एक सार्थक ध्वनि मतलब एक जो अर्थ होता है, एक नाम होता है, एक जो आवाज़ देते हैं। जैसे पेंसिल, उस ध्वनि पेंसिल का मतलब है पेंसिल। तो इस तरह की जो सार्थक ध्वनियों से हम उस वस्तु के नाम से हम उसको जान पाते हैं। शब्दों को बनाने वाली ये सार्थक ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों और टुकड़े खंड नहीं किए जा सकते हैं। जैसे जा, अ, ग, आ, जैसे आप लिखा है, देखिए जा प्लस अ प्लस आ, ये हमारे वर्ण है। जा, अ, ग, आ, ये सार्थक ध्वनि है। जब हम इनको मिलाकर लिख देंगे तो हो जाता है जग। तो जग का एक अर्थ होता है, जग मीन्स एक बर्तन भी होता है और जग मीन्स संसार भी होता है। तो शब्दों को बनाने वाली ये सार्थक ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों के टुकड़े खंड नहीं किए जा सकते। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। जिस मूल ध्वनि के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला या वर्णों के भेद। वर्णमाला क्या है? जो हिंदी अल्फाबेट होती है हमारी, जिसको हम कोलम भी बोलते हैं, आ से लेकर छ तक ज्ञ तक, वो हमारी वर्णमाला है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जो पूरा हिंदी अल्फाबेट का पूरा ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, यानी 11 होती है, और व्यंजनों की संख्या 35 यानी 35 होती है। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण या ध्वनि की सहायता के बिना हो सके उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करते हैं। और व्यंजनों की संख्या 35 होती है। जो वर्ण स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से
बोले जाते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। छत्र, ज्ञ, श्राप। यह व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छत्र, ज्ञ, श्राप। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि संयुक्त व्यंजन किन किन व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। संयुक्त व्यंजन से जैसे छतरी, कच्छा, क्षमा, पक्षी, फिर त्रा, त्रिशूल जिसको बोलते हैं त्रा, पत्र, चित्र, मात्रा, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञात, ज्ञानी, श्रार, श्रम, श्रमिक, श्रवण, इस तरह संयुक्त अक्षर से बनने वाले शब्द। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिपि, सॉरी अनुस्वार। अनुस्वार क्या है या अनुस्वार किसे कहते हैं? तो व्यंजनों के ऊपर लगने वाले चिन्ह को हम अनुस्वार बिंदु कहते हैं। व्यंजनों के ऊपर जो बिंदु लगता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण करते समय गले से आने वाली वायु जो है या हवा है नाक के रास्ते बाहर निकलती है। जब हम अनुस्वार चिन्ह वाले शब्दों का पढ़ते हैं तो जो हमारे अंदर से जो वायु हवा निकलती है वो नाक के रास्ते से बाहर निकलती है। और जब हम अनुनासिक चिन्ह वाले शब्दों को पढ़ते हैं तो जो अंदर से गले से जो हवा निकलती है वो वायु निकलती है वो नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है। जैसे पाँव, छांव, आंगन। ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो पता है जब भी हम बोलते हैं वे ध्वनियाँ होती हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए उनके संकेत रूप बना लेते हैं। जब हम जो भी बोलते हैं, जो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं, उनके कुछ हम चिन्ह बना लेते हैं, संकेत बना लेते हैं और उन्हें संकेत के रूप में जब हम लिखते हैं, जैसे जब मुंह से हमने बोला का, ख, गा, फिर इनका कुछ इनको एक चिन्ह दे दिया, एक इसका रूप दे दिया और उस रूप को जब हमने लिखा तो भाषा को लिखने के लिए जो अक्षर चिन्ह बनाए गए उन्हें हम लिपि कहते हैं। किसी भाषा का मूल ध्वनियाँ जिस रूप में लिखी जाती हैं उन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। किसी भाषा की जो मूल ध्वनियाँ होती हैं, मूल आवाज़ जिस रूप में लिखी जाती है उन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत और मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। ठीक है। अब इस चैप्टर का लिखित कार्य शुरू होता है। सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर देखेंगे जो आपको पीडीएफ फाइल पे ऑलरेडी दे चुके हैं। आप लोगों ने कॉपी में कर भी लिए होंगे। जिन लोगों ने नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग CW कॉपी पे उनको प्रश्नोत्तर को राइट कर लीजिए। एक बार मैं प्रश्नोत्तर फिर से रिपीट करती हूँ। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की वह छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें हम वर्ण कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 35 होती है और स्वरों की संख्या 11 यानी 11 होती है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं? छत्र, ज्ञ, श्रार, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। यह दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? व्यंजनों के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे संग, पंख, सुंदर, बंधन, चंचल। अनुनासिक किसे कहते हैं? किसी वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक चिन्ह कहते हैं। जैसे पाँव, सांप, आंगन, छांव। इस तरह के जो शब्द हैं शब्दों पे अनुनासिक चिन्ह लगाया जाता है। आप लोग क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज अच्छे से लर्न करेंगे। अगर चैप्टर में आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और जो वर्क है, कॉपी वर्क है आपका, वो बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर से हैंड राइटिंग में करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।